दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत एक 40 साल की महिला होती है। वो एक दिन अपनी सहेली के घर पर जाती है। सहेली के जवान बेटे को देखती है तो उसके शरीर में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है और फिर वो अपनी सहेली से कहती है कि तुम अपने बेटे को मेरे साथ घर पर भेजो, मुझे कुछ काम है। काम के बहाने वो उसे अपने घर ले आती है और जिस दिन वो लड़के को अपने घर ले आती है उसी दिन उसके साथ वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने लगती है। फिर अचानक से महिला का पति घर पर आ जाता है और दोनों को ही एक दूसरे के साथ गलत हालत में देख लेता है और फिर वो लड़के के साथ जो करता है, दोस्तों जब आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, ये घटना भोपाल शहर की है। एक मोहल्ले में एक परिवार रहा करता था जिसमें संतोष नाम का एक 20 साल का लड़का भी रहा करता था। लगभग 1 साल पहले संतोष के माता पिता का एक हादसे में निधन हो गया था। उनके जाने के बाद संतोष पर अपनी छोटी बहन की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी और संतोष अपनी हालात को संभालने की कोशिश में अपनी चाची के घर पर जाकर रहने लगता है। दोस्तों, शोभा जो कि 45 साल की थी वो दुनिया देख चुकी थी। वो बातों में सहल घोल कर रखती थी, लेकिन दिल में क्या चल रहा होता है ये कोई समझ ही नहीं पाता था। संतोष के माँ बाप के जाने के बाद उसने संतोष और उसकी छोटी बहन को अपनी घर में जगह तो दे दी थी, मगर हर सहारे की भी एक कीमत होती है। ये बात वो अक्सर ही जताती रहती थी और उस दिन भी किचन में बर्तन धोते देते उसने ताना मार ही दिया कि कब तक ऐसे पड़े रहोगे, यूं ही जवान घोड़े बन गए हो और बस तुम घर में रोटियां तोड़ रहे हो। आंगन में गुमसुम बैठा संतोष ये सारी बातें सुन रहा था, मगर जवाब देने की उसमें हिम्मत नहीं थी। शोभा फिर से बोली कि मेरी सुनता तो है नहीं, कोई काम धाम सीख लेता तो तेरी बहन का भी भला हो जाता और मेरा भी इससे बोझ हल्का हो जाता। संतोष उस वक्त भी चुप था, जैसे कि उसके पास कोई शब्द ही नहीं बचे हो। संतोष की आंखों में पानी भर आया था। वो काम तो करना चाहता था, लेकिन भोपाल में बिना जान पहचान के उसे काम देता कौन। उसने चुपचाप अपनी आंखें को पोंछ लिया। वो जानता था कि चाची का घर भी अब उसके लिए जेल बनता जा रहा है। दोस्तों, उसी शाम घर की घंटी बजी। संतोष ने जाकर दरवाजा खोला। सामने एक ऐसी औरत खड़ी थी जिसे देखकर एक पल के लिए संतोष की धड़कनें रुक गई थी। उसकी उम्र तकरीबन 40 के आसपास रही होगी, लेकिन क्या गजब उसका रख रखाव था। महंगी साड़ी, गले में मोतियों की माला और आंखों पर काला चश्मा। घर पर औरत की आवाज में एक अजीब सी खनक थी। जी जी आइए। संतोष जो था वो थोड़ा घबरा गया। वो औरत अंदर सोफे पर ऐसे बैठी जैसे कि घर उसी का हो। अरे शोभा कहाँ रह गई, देखो तो कौन आया है। शोभा जो है वो किचन से हाथ पोंछती हुई भागी। अरे रुक्मणी, तुम आज घर का रास्ता कैसे भूल गई। बैठी बैठी रास्ता क्या भूलना था, सोचा कि चलो आज तुमसे मिल आती हूँ, बहुत ही ज्यादा तुम्हारी याद आ रही थी। रुक्मणी ने मुस्कुराते ही ये सब बात कही, लेकिन उसकी नजरें तो दरवाजे पर खड़े संतोष पर टिकी हुई थी। संतोष अभी भी वहीं दरवाजे पर खड़ा था। रुक्मणी की तेज नजरों से वो थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। वो उसे ऐसे ऊपर से नीचे तक देख रही थी कि जैसे कोई ग्राहक दुकान में रखे नए सामान को देखता है। रुक्मणी की निगाहें एक पल के लिए भी संतोष से हट ही नहीं रही थी। थोड़ा आगे झुककर उसने शोभा से पूछा कि ये लड़का कौन है, पहले इसे कभी तुम्हारे घर पर देखा नहीं। इससे उसकी आंखें, जैसे कि उसकी आंखें अभी भी संतोष पर ही टिकी हुई थी, जैसे कि वो सब कुछ उसके बारे में बिना पूछे समझ लेना चाहती थी। दोस्तों, संतोष को ऐसे लगा कि जैसे कि वो इंसान नहीं बल्कि किसी मेले में रखी कोई नुमाइश की चीज हो। वो चुपचाप वहां से अपने कमरे की ओर जाने लगा था और तभी शोभा ने धीमी आवाज में कहा था कि अरे ये मेरे जेठ का बेटा है संतोष, वही जिनके एक्सीडेंट की खबर मैंने तुम्हें बताई थी। ओ तो ये है। रुक्मणी की आवाज में हमदर्दी कम और किसी और तरीके की दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही थी। उसने तुरंत पूछा कि क्या करता है ये। तभी शोभा ने बताया कि करता धरता क्या है, कुछ भी नहीं करता है, बस घर पर ऐसे ही पड़ा रहता है, निठल्ला है। एक बहन भी है, उसकी भी इसे फिक्र नहीं है, कोई काम धंधा ही नहीं करता ये। संतोष अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंच चुका था। उसने अपनी चाची की ये सारी बातें जो थी वो साफ साफ सुनी थी। उसका दिल अंदर ही अंदर टूट सा गया था। रुक्मणी कुछ पल के लिए चुप हो गई और फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक उभर रही थी, जैसे कि उसने अचानक से कोई नया हिसाब या कोई नया खेल अपने मन में जोड़ लिया था। रुक्मणी थोड़ा सा झुककर सोफा के पास आती है और धीमे स्वर में वो कहती है कि शोभा, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो एक बात कहूं। शोभा मुस्कुरा कर कहती है कि अरे कहना, ऐसे क्यों बातें बोल रही, तो बोलना।
तो रुक्मणी ने लंबी सांसें ली और कहा कि मेरे घर में जो काम करने वाला लड़का था वो अपने गांव चला गया है और शायद वो अब लौट कर भी नहीं आएगा। अब घर का सारा काम मेरे ही ऊपर आ गया है। बाजार जाना, सब्जी लाने जाना, सफाई करना, अकेली औरत कितनी चीजें संभालूं। थोड़ा रुक करके फिर से वो बोली कि अगर तुझे ठीक लगे तो मैं संतोष को अपने घर पर काम पर रख लेती हूँ। लड़का जवान है तो सारा काम भी अच्छे से कर लेगा। और हाँ, महीने के 18 से 20 हजार रुपए भी दिया करूंगी। रहने खाने की भी चिंता नहीं, सब कुछ मेरे यहाँ ही होगा। ये सुनकर के शोभा की आंखें सचमुच फटी की फटी रह गई थी। इतना पैसा उसके मुंह से निकला। रुक्मिणी ने हंसकर कहा कि हाँ, पूछना चाहती थी और इसीलिए बता रही हूँ। शोभा तो जैसे खुशी से फूले नहीं समा रही थी। अरे ये भी कोई पूछने की बात है, रख ले, बिल्कुल तू इसे अपने घर पर रख ले। और फिर थोड़ी देर के बाद बोली कि पर उससे एक बार पूछ तो ले, कहीं उसे ये काम करना पसंद ना हो। तो रुक्मिणी बात अभी पूरी भी नहीं की थी कि शोभा जो थी वो जोर से हंस पड़ी। उसकी पसंद और नापसंद कोई मायने नहीं रखती है। काम नहीं करेगा तो फिर वो खाएगा कहाँ से। मैं उसे रुक अभी बुलाती हूँ। तभी शोभा ने आवाज लगाई, संतोष, संतोष जरा बाहर आओ। संतोष जो था वो सहमा हुआ बाहर आया था। शोभा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली कि देख संतोष, ये रुक्मिणी आंटी है, मेरी सहेली है। ये तुझे अपने घर पर काम पर रख रही है। महीने के 20 हजार रुपए भी देंगे और खाना पीना रहना सब कुछ तेरा वही होगा, तो ठीक है ना। संतोष जो है वो हल्की नजर रुक्मिणी की तरफ उठाता है। रुक्मिणी उसे देख करके मुस्कुरा रही थी। संतोष के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। चाची की ताने बहन की जिम्मेदारी और 20 हजार की चमक को वो ना कहने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। उसने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया था। रुक्मिणी जो थी वो तुरंत खड़ी हो जाती है और कहती है कि फिर देर किस बात की, अपना बैग पैक कर लो और आज ही तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर संतोष जो था वो चौंक जाता है। हाँ, अभी घर पर बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। रुक्मिणी ने अपना पर्स उठाते हुए बात कहा था। संतोष अपने कमरे में जाता है। एक छोटे से बैग में उसके बस 2-4 कपड़े ही थे। उसने अपनी बहन को कसकर गले लगाया और उसकी आंखें उस वक्त नम थी। और फिर चाची के पैर छुए और बिना कुछ कहे वो रुक्मिणी के साथ चल पड़ा था। उसे नहीं पता था कि ये दरवाजा उसे काम पर नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया में ले जा रहा था। दोस्तों, रुक्मिणी की कार कॉलोनी की तरफ मुड़ गई थी। संतोष ने इतने बड़े और आलीशान मकान सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में ही देखे थे। ऊंचे ऊंचे गेट, बाहर खड़े गार्ड और चारों तरफ चमक धमक, सब कुछ उसे किसी चमक जैसा दिख रहा था। कार एक भव्य से घर के सामने आकर के रुकी थी। चलो संतोष, अंदर आ जाओ, रुक्मिणी ने कहा। गेट जो था वो अपने आप खुल गया। अंदर कदम रखते ही संतोष की आंखें चौंधी आ गई थी। विशाल काय घर था वो, चमकता हुआ मार्बल का फर्श, महंगी छत, ऊंचा छत, मतलब उसे सच में ही लग रहा था जैसे कि वो किसी महल में आ गया हो। वो धीमी सी आवाज में बोला कि क्या ये सब आपका है? तो रुक्मिणी मुस्कुराती है, कहती है कि मेरा नहीं, हमारा, अब तुम भी तो यही रहोगे। उसने संतोष को पूरा घर दिखाया। बड़ा सा हॉल, शानदार किचन और फिर एक गलियारा। वो मेरा बेडरूम है। उसने एक बंद दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा कि ये तुम्हारा कमरा है। रुक्मिणी ने अपने बेडरूम के ठीक बगल वाला एक कमरा खोला जो कि छोटा था पर चाची के घर से लाख गुना बेहतर था। एक बेड, एक अलमारी और एक पंखा। यहीं पर रहोगे तुम मेरे बगल वाले कमरे में। रुक्मिणी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए सब बात कही थी। संतोष को उसके छूने से एक अजीब सी झुरझुरी हुई थी। काम मैं तुम्हें सुबह में समझा दूंगी, रुक्मिणी उसे कहती है, और फिर बाजार से तुम्हें सब्जी वगैरह लाना है, खाना बनाना है और बस घर का ध्यान रखना है और मेरा भी ध्यान रखना है। संतोष को ये बात थोड़ी खटकी थी पर उसने सोचा कि शायद वो घर की रखवाली की बात कर रही होंगी। जी आंटी, उसने कहा। आंटी? रुक्मिणी ने चेहरा बनाया। मैं तुम्हें आंटी लगती हूँ? अरे मेरा नाम रुक्मिणी है तो तुम मुझे रुक्मिणी कहा करो। संतोष घबरा जाता है, कहता है कि नहीं। फिर कहता है कि चलो ठीक है, जाओ अब आराम करके सो जाओ। अगले दिन से संतोष का नया रूटीन शुरू हो गया था। वो बाजार जाता, खाना बनाता, सफाई करता। रुक्मिणी ज्यादातर घर पर नहीं रहती थी। वो संतोष को काम करते हुए अब देखने के लिए रुक गई थी। उसकी नजरें संतोष को हर वक्त महसूस हो रही थी। कभी वो किचन में पानी पीने आती तो जानबूझकर वो संतोष से सट कर खड़ी हो जाती थी। संतोष बेचारा सिकुड़ कर दीवार से चिपक जाता था। कहती है कि अरे डरते क्यों हो, मैं तुम्हें थोड़ी ना खा जाऊंगी। वो हंसकर कहती और संतोष बस उसे जी जी कह करके पसीना अपना पोंछने लगता था। 2-3 दिन ऐसे ही निकले। संतोष को काम पसंद आ रहा था, पैसा भी अच्छा था और खाना पीना भी अच्छा था। बस रुक्मिणी का बर्ताव उसे समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन दोपहर में संतोष हॉल में झाड़ू लगा रहा था। तभी रुक्मिणी की आवाज आती है, संतोष जी, मैं नहाने जा रही हूँ तो जरा बाथरूम में तौलिया लेना भूल गई हूँ, तो मेरे कमरे में अलमारी में रखा हो तो जाकर लाकर दो। संतोष बोला अभी लाया। संतोष ने झाड़ू रखी और रुक्मिणी के बेडरूम में चला जाता है।
कमरे में जाता है। वो कमरा गुलाब की खुशबू से महक रहा था। उसने अलमारी से तौलिया निकाला और बाथरूम के दरवाजे पर खटखटाया। रुक्मिणी जी, तौलिया लीजिए। अरे दरवाजा खुला है, अंदर आकर के दे दो। अंदर से सावर की आवाज के साथ रुक्मिणी की आवाज आई थी। संतोष बोला कि आप बाहर से ही ले लीजिए। तो वो कहती है कि अरे शर्माओ मत, आ जाओ। संतोष का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोला। बाथरूम जो था वो भाप से भरा हुआ था। रुक्मिणी सावर के नीचे थी। लाओ यहाँ पर रख दो, उसने ये बात कही। संतोष जल्दी से तौलिया रख करके पलटने लगा था। तभी रुक्मिणी ने सावर बंद किया और एक कदम बाहर आई और संतोष की नजर उस पर पड़ जाती है। सिर्फ एक पतले गीले तौलिए में लिपटी रुक्मिणी उसके सामने खड़ी थी। पानी की बूंदें उसके शरीर से फिसल रही थी। संतोष ने रुक्मिणी को देखा और फिर जो है वो सारी तरह से उसे देख लिया था। मतलब कि आप समझ सकते हैं दोस्तों उस समय वो किस अवस्था में थी। उसके शरीर में मानो बिजली से दौड़ गया था। उसके अंदर तूफान सा मच गया था। उसने 20 साल की उम्र तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। वो एक टक रुक्मिणी को देखता ही रह गया। रुक्मिणी मुस्कुराती है। वो जानती है कि संतोष उसे देख रहा है। वो पूछती है कि क्या देख रहे हो। उसने जानबूझकर तौलियों को थोड़ा और कसा। संतोष जो था वो हड़बड़ा गया, कहा कि सॉरी जी। वो घबरा कर लगभग भागता हुआ बाथरूम से बाहर निकला और फिर सीधा वो अपने कमरे में जाकर के दरवाजा बंद कर लेता है। उसका दिल जो था वो जोर जोर से धड़क रहा था। उस रात संतोष को नींद भी नहीं आई। वही नजारा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वो किचन में अपने लिए पानी लेने के लिए जाता है। उसमें रात के 1 बज रहे थे। घर में अंधेरा था और तभी हॉल की लाइट जली। संतोष ने देखा कि रुक्मिणी जो है वो अपने कमरे से बाहर निकली और फिर संतोष ने जो देखा उसकी सांसें अटक गई थी। रुक्मिणी ने लाल रंग की जालीदार नाइटी पहनी हुई थी उस वक्त रात में, और वो कपड़ा उसके शरीर पर था या नहीं था ये तो पता ही नहीं चलता था। सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। वो धीरे धीरे चलती हुई आई और संतोष के पास आकर के खड़ी हो गई। बोली कि नींद नहीं आ रही है। ये बात उसने धीमी और नसीली बात में कहा। संतोष की जुबान जैसे तालों से चिपक गई थी। वो बस हूँ कह पाया था। मुझे भी नहीं आ रही है, रुक्मिणी ने कहा और आकर के संतोष के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। दोनों ही चुप थे। बस घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी। रुक्मिणी ने अपना हाथ बढ़ाया और संतोष के हाथ पर रख दिया। संतोष जो था वो कांप गया था। वो डर गया था। दोपहर वाली बात से रुक्मिणी ने पूछा कि मुझे पता है कि तुम क्या देख रहे थे दोपहर में। रुक्मिणी ने अपना हाथ संतोष के गाल पर फेरा था। और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें ये बहुत अच्छा लगा था। रुक्मिणी और संतोष के शरीर में मानो एकदम बेचैनी सी होने लगी थी। दोनों की सांसें तेज हो गई थी। रुक्मिणी ने संतोष की आंखों में देखा। संतोष अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो भी एक लड़का था। वो झुका और रुक्मिणी की तरफ वो बढ़ जाता है। वो रुक्मिणी के तरफ एकदम से चला गया, लेकिन तभी उसके दिमाग में चाची की बात कौधी कि रुक्मिणी आंटी, ये तो आंटी है उसकी। ये ख्याल आते ही वो एक झटके में फिर से पीछे हट जाता है। नहीं, ये गलत है। रुक्मिणी ने उसे देखा। वो पीछे क्यों हट गया? क्या हुआ संतोष, तुम पीछे ऐसे क्यों हट गए? तभी वो कहता है कि आप आंटी हैं। संतोष ने घबरा करके कहा। रुक्मिणी जो थी वो हंस पड़ी, कहने लगी कि आंटी, मैं भी यही चाहती हूँ। संतोष, जो तुम चाहते हो वही मैं चाहती हूँ। मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ। तो वो कहते कि नहीं, आप मेरी आंटी है, मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता। तो संतोष ने जब ये बात कही तो रुक्मिणी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। तो तुम मुझे आंटी मत कहा करो, मेरा नाम तुम जानते हो। संतोष ने कांपते हुए कहा कि हाँ रुक्मिणी। तो फिर तुम मेरा नाम लेकर बुलाओ। रुक्मिणी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा कि मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी रुक्मिणी हूँ। रुक्मिणी ने संतोष का चेहरा अपने हाथों में लिया और फिर उसे अपनी तरफ खींच लिया। दोस्तों, रुक्मिणी के उन लफ्जों में मैं कह रही थी कि मैं तुम्हारी सिर्फ रुक्मिणी हूँ, ऐसा जादू था कि फिर संतोष का सारा डर और सारा झिझक ही मिट गया। आंटी का ख्याल उसके दिमाग से ही निकल गया। अब उसे सामने सिर्फ एक औरत दिख रही थी जो कि उसे खुद से बुला रही थी। संतोष ने रुक्मिणी को देखा। लाल नाइटी में उसकी सांसें बहुत ही तेज चल रही थी। रुक्मिणी ने उसे जैसे तैसे करके मना ही लिया था। संतोष ने इस बार खुद को रोक नहीं पाया और फिर उसने रुक्मिणी को अपने गले लगा लिया। रुक्मिणी ने भी उसे कसकर पकड़ लिया था। दोनों के शरीर जैसे मानो यही चाहते थे। संतोष, जो कि अब तक सिर्फ एक मजबूत लड़का था, आज रात वो मर्द बन रहा था। उसने रुक्मिणी को अपनी गोद में उठाया और फिर सोफे पर ले जाकर ले गया। कहने लगी, रुक्मिणी ने कहा कि नहीं, यहाँ नहीं, तुम मेरे कमरे में चलो। उस रात उस आलीशान बंगले के बेडरूम में 2 शरीर एक हो गए थे। एक मजबूरी में आया था और दूसरी तन्हाई की मारी थी, लेकिन उस पल दोनों बस एक दूसरे की जरूरत बनकर रह गए थे।
संतोष ने बहुत ही अच्छे तरीके से रुक्मणी का साथ दिया था और रुक्मणी ने भी उसका खूब साथ दिया था। वो भूल गई थी कि वो 40 की है और संतोष 20 का है। अगली सुबह जब संतोष जागा तो वो रुक्मणी के बेडरूम में उसके मखमली बिस्तर पर था। एक पल के लिए उसे लगा कि जैसे कि वो सपना ही देख रहा है। बगल में रुक्मणी जो थी वो चैन से सो रही थी। उसे रात की बात याद आई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वो चुपचाप से बिस्तर से उठा और फिर अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर के बाद रुक्मणी बाहर आती है। वो बिल्कुल ही नॉर्मल थी। अरे संतोष, उठ गए? चलो मेरे लिए बढ़िया सी एक अदरक वाली चाय बना कर लाओ। उसने ऐसे कहा जैसे कि रात में कुछ हुआ ही नहीं था। संतोष ने चुपचाप से जाकर के चाय बनाई। जब वो चाय देने गया तो रुक्मणी ने कप लेते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और फिर मुस्कुरा जाती है। संतोष उसे देख करके मुस्कुरा दिया। अब ये कोई राज नहीं था, ये एक समझौता बनकर रह गया था। अब ये उन दोनों का रोज का ही काम हो गया था। दिन में संतोष घर का नौकर होता था। बाजार से सब्जी लाना, खाना बनाना, सफाई करना। रुक्मणी उस पर मालकिन की तरह हुक्म भी चलाती थी। लेकिन जैसे ही रात होती थी तो खेल बदल जाता था। रात होते ही संतोष नौकर से मालिक बन जाता था। वो रुक्मणी की बेडरूम का राजा बन गया था। रुक्मणी उस पर पैसे लुटाने लगी। संतोष, ये लो 5,000 अपने लिए और अच्छे कपड़े लेकर के खुद के लिए आओ। संतोष, ये नई घड़ी देखो, तुम पर कितनी अच्छी लगेगी। संतोष अब बदल गया था। वो बिल्कुल निठल्ला, जो कि अब संतोष नहीं रह गया था, जो कि चाची के घर ताने सुनता था। वो अब महंगे कपड़े पहनता है, महंगे परफ्यूम लगाता। वो खुद को शीशे में देखता तो उसे लगता कि जैसे वो अब सिर्फ नौकर नहीं है, बल्कि वो रुक्मणी की जरूरत बन गया था। उसके अंदर एक घमंड आने लगा था। वो भूल गया था कि वो यहाँ पर काम करने आया था। वो भूल गया था कि उसकी एक बहन भी है। वो बस रुक्मणी में ही लिप्त होने लगा था। दोनों ही दुनिया की फिक्र भूल गए थे। रुक्मणी को एक जवान शरीर का लड़के का सहारा मिल गया था और संतोष को पैसा और ऐशो आराम मिल गया था। उन्हें लगता था कि ये रात का राज जो है वो हमेशा राज ही रहेगा। वो ये भूल गए थे कि ऐसे राज जो है वो ज्यादा दिन छुपती नहीं है। एक रात दोनों हर रात की तरह एक दूसरे में खोए हुए थे। उस रात रुक्मणी जो थी वो कुछ ज्यादा ही खुश हो गई थी। उसने संतोष को शराब भी पिलाई थी। दोनों ही दुनिया से बेखबर अपने काम में लगे हुए थे, अपना मनोरंजन कर रहे थे। कमरे में बस दोनों की जो है वो उन दोनों को वो लम्हे जी रहे थे और कमरे उसी तरह से महक रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मकान का मेन गेट खुला है। उन्हें इस बात का पता भी नहीं चला कि एक गाड़ी आकर के वहां पर रुकी है। उन्हें आवाज ही उन गाड़ी की नहीं सुनाई दी। जब कोई घर का दरवाजा खोल करके अंदर आया है तब जो रुक्मणी होती है, ये रुक्मणी एक भारी मर्दाना आवाज जो है वो पूरे घर में गूंज जाती है। रुक्मणी और संतोष जैसे कि दोनों के ही बदन जम गए थे। रुक्मणी, कहाँ हो तुम? वो आवाज अब और करीब आ रही थी। मेरा पति आया है। रुक्मणी की आवाज में मौत का डर था। ये शब्द सुनते ही संतोष के बदन से जैसे सारी जान निकल गई हो। वो बिस्तर से उछल करके खड़ा हो जाता है। रुक्मणी, घर पर नहीं हो क्या? वो भारी आवाज अब हॉल से होती हुई बेडरूम की गलियारे तक पहुंच गई थी। जल्दी से कपड़े पहनो। रुक्मणी की आवाज जो थी वो कांपने लगी थी। दोनों पागलों की तरह बिस्तर से उठे और अंधेरे में अपने अपने कपड़े ढूंढने लगे। संतोष का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कि जैसे कि उसका दिल फट जाएगा। रुक्मणी, दरवाजा तुमने क्यों बंद किया है? आवाज जो थी वो अब ठीक बेडरूम के दरवाजे के बाहर थी। रुक्मणी ने कांपते हुए हाथे से अपनी नाइटी उठाई और तुरंत उसे पहन लिया। संतोष को उसकी टी शर्ट भी मिल गई थी, पर पैंट अभी भी नहीं मिली थी और दरवाजे पर अभी भी खटखट हो रही थी। तुम अंदर कर क्या रही हो रुक्मणी? पति की आवाज में रुक्मणी जो सुनाई दे रहा था वो डर लगी थी। अब रुक्मणी ने दरवाजे के पास जाकर सहमी हुई आवाज में कहा कि आ रही हूँ, बस 2 मिनट, कपड़े बदल रही हूँ। कपड़े इस वक्त बदल रही हो? ये अंदर से आवाज कैसी आ रही है? उसका पति पूछ रहा था। कमरे में एकदम शांति छा गई थी। पति को शायद संतोष के होने की कुछ आहट महसूस हो रही थी। कौन है अंदर रुक्मणी? मुझे सच सच बताओ। रुक्मणी का पति महेंद्र एक खूंखार बिजनेसमैन था। उसे धोखा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। उसे पहले से ही रुक्मणी पर शक था और इसीलिए वो अपना काम जल्दी खत्म करके आज अचानक से बिल्कुल आ गया था। महेंद्र ने दरवाजे को ढकेल करके देखा। दरवाजा जो था वो अंदर से बंद था। उसका शक अब यकीन में बदल गया था। वो पीछे हटा और बेडरूम के बाहर वाली खिड़की जो कि जंगले जैसी बनी थी उसके पास चला जाता है। शीशे पर बाहर से पर्दा लगा हुआ था, लेकिन एक कोने से पर्दा थोड़ा हटा हुआ था। महेंद्र ने उस छोटी सी दरार से अंदर झांका। कमरे में हल्की नीली लाइट जल रही थी और अंदर का नजारा देख करके उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। उसकी बीबी रुक्मणी एक आधी नाइटी में खड़ी कांप रही थी और बिस्तर के पास एक 20-22 साल का लड़का संतोष अपनी पैंट पहनने की कोशिश कर रहा था। महेंद्र की आंखों में खून उतर आया था। धड़ाम 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 बूम,
वो जानवरों की तरह दरवाजे को पीटने लगा था। जल्दी दरवाजा खोलो रुक्मिणी, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जल्दी से दरवाजा खोलो। अंदर संतोष और रुक्मिणी की हालत ऐसी थी कि जैसे कि उन्हें फांसी होने वाली थी। डर के मारे दोनों ही सुन पड़ गए थे। जल्दी दरवाजा खोलो। जल्दी से डरते हुए कांपते हुए रुक्मिणी ने अपने कपड़े ठीक किए और दरवाजे की कुंडी खोली। दरवाजा एक झटके से खुला था। महेंद्र तूफान की तरह कमरे के अंदर गया था। उसकी नजर सीधे कोने में खड़े संतोष पर पड़ी थी। तो ये है, इससे पहले कि रुक्मिणी कुछ कहती, एक जोरदार थप्पड़ गाल पर जड़ दिया गया था। क्या हो रहा था ये मेरे पीठ पीछे? तुम ये क्या कर रही है मेरे घर में और मेरे ही बिस्तर पर? महेंद्र जो था वो, रुक्मिणी जो थी वो थप्पड़ खाकर जमीन पर गिर गई थी। वो कहने लगी कि माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। वो रोने लगी। संतोष ने जैसे ही देखा कि महेंद्र रुक्मिणी को मार रहा है, उसने चुपके से दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन महेंद्र की नजर उस पर चली गई थी। तुम कहाँ भाग रहे हो? महेंद्र ने लपक कर संतोष को बालों से पकड़ लिया और 2 थप्पड़ उसे रसीद कर दिए। तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, पहले तो यहीं बैठ। उस कोने में उस संतोष को उसने घसीट कर कमरे के कोने में ले जाकर के फेंक दिया था और कमरे का दरवाजा अब अंदर से बंद कर दिया था। अब भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। संतोष एक कोने में दुबक कर बैठ गया था। महेंद्र ने संतोष को घूर कर देखा और फिर वो रुक्मिणी की तरफ मुड़ा। तुझे बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, तुझे बहुत शौक है जवान लड़कों का। और फिर महेंद्र ने जो किया उसे देखकर संतोष की रूह कांप गई थी। महेंद्र ने रुक्मिणी को जमीन से उठाया और उसे बिस्तर पर ले जाकर धकेल दिया। वो रुक्मिणी के साथ जबरदस्ती करने लगा, इतनी बुरी तरह से जैसे कि कोई जानवर करता हो। वो उसे उसी में मारता भी जा रहा था और अपना बदला भी लिए जा रहा था। रुक्मिणी की हालत खराब हो गई थी। वो चीख रही थी, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि प्लीज मुझे ऐसे मेरे साथ मत करो। संतोष ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहा था और वो डर के मारे कांप रहा था। उसने भागने की भी कोशिश की, उठने की भी कोशिश की, फिर भी वहीं पर महेंद्र ने उसे बैठा दिया। महेंद्र ने फिर उसे डांटा और फिर वो डर से बैठ गया। देख, तू अपनी आंखों से देख, अपनी करतूत का नतीजा देख। आज तू यहीं पर बैठकर ये सब नजारा देखेगा। संतोष की आंखों से आंसू बह रहे थे। 1-2 घंटे और ना जाने कितने घंटे ये सब कुछ चलता रहा। रुक्मिणी की चीखें धीरे धीरे सिसकियों में बदल गई थी। जब महेंद्र का गुस्सा थोड़ा सा शांत हुआ तब वो उठा और फिर उसने अपने कपड़े ठीक किए। वो संतोष के पास जाता है। संतोष जो है वो डर के मारे दीवार से चिपका हुआ था। तुझे तो मैं पुलिस में दूंगा। वो बोला कि नहीं नहीं मालिक, पुलिस में दिया तो मेरी इज्जत चली जाएगी। उसने संतोष को कॉलर से पकड़ा। अगर आज के बाद तू इस घर के आसपास भी दिखा और कहीं भी मुझे नजर आया तो मैं तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। संतोष समझ गया तू? वो बस हाँ में हाँ सिर हिला सका। और तेरे पैसे, वो जो काम किया है तूने, ये रहा तेरा इनाम। महेंद्र ने संतोष को 2-4 और लाते और मारी और फिर दरवाजा खोला और उसे धक्के मार करके घर से बाहर निकाल दिया। रात के अंधेरे में बिना एक पैसे के संतोष वहां से भागा था। वो बस भागता ही रहा और भागता ही रहा। उसे नहीं पता था कि वो भागते भागते कहाँ जा रहा है। उसे बस किसी तरह उस नर्क से दूर जाना था। उस रात संतोष भोपाल की सड़कों पर बस भागता रहा। जिस्म पर लगी चोट से ज्यादा दर्द तो उसके दिल में हो रहा था। शर्म, गुस्सा और बेबसी सब कुछ एक साथ उसे खाए जा रही थी। वो नजारा, महेंद्र का रुक्मिणी को मारना और फिर उसका कोने में दुबक कर बैठना, वो सब कुछ सोचकर उसे खुद से घिन आ रही थी। कई दिनों तक वो सड़कों पर भटका। कभी रेलवे स्टेशन पर सोता तो कभी लंगर में किसी खा ले रहा था। वो अपनी चाची के घर पर वापस नहीं जा सकता था। किस मुंह से वो चाची के मुंह से घर पर जाता? उसने छोटे मोटे काम किए, कभी मजदूरी की, कभी ठेले का बोझा उठाया। इस सब में वो 6 महीने वहीं पर बिता देता है। इन 6 महीनों में संतोष सिर्फ पैसों में ही खोया था। उसने अपनी इज्जत भी खो दी थी, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही बात अटकी थी कि उसका पैसा। रुक्मिणी उसे हर महीने पैसा नहीं देती थी। वो कहती थी कि संतोष, तुम जो है मेरे ही पास तो रहते हो, तो तुम पैसों का क्या करोगे? मैं तुम्हारे पैसे जमा कर रही हूँ, जब जरूरत होगी तो तुम्हें ले लेना। संतोष ने हिसाब लगाया था। 6 महीने का उसका करीब 1 लाख रुपए रुक्मिणी के पास जमा था। अब उसकी जेब खाली हो चुकी थी। उसकी बहन भी चाची के घर ताने सुन सुन करके परेशान हो गई होगी। उसे वो पैसे कैसे भी चाहिए थे। एक दिन हिम्मत करके वो फिर से उसी बंगले के सामने पहुंच जाता है। वो सुबह सुबह गया था जब उसे पता था कि महेंद्र जो है वो काम पर चला हो गया होगा। उसने घंटी बजाई, नौकर ने दरवाजा खोला। किससे मिलना है तुम्हें? रुक्मिणी जी से कहिए कि संतोष आया है। नौकर उसे घूर करके देखने लगा, लेकिन फिर वो अंदर चला गया। कुछ देर के बाद रुक्मिणी बाहर आई। वो पहले जैसे अब नहीं रही थी। आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरे पर उदासी थी। तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? उसे देखते ही रुक्मिणी जो थी वो घबरा जाती है। कहता है कि मैं पैसे लेने आया हूँ रुक्मिणी जी।
संतोष ने सपाट आवाज में कहा था, पैसे? रुक्मिणी पूछी कि कैसे पैसे? तो वो कहता है कि पैसे मेरे 6 महीने की तनख्वाह 1 लाख जो आपके पास जमा है। संतोष ने ये बात कहा, तभी वो कहने लगी कि कोई पैसा वैसा नहीं है मेरे पास। रुक्मिणी ने घबरा कर इधर उधर देखा, कहने लगी कि मेरा पति इधर ही है, कहीं पास में ही है, अगर कहीं तुम्हें देख लेगा तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, और फिर मुझे भी दिक्कत हो गए तो वो कहेगा मैं पैसे लिए बिना नहीं जाऊंगा। संतोष की आवाज थोड़ी ऊंची हो जाती है, मैंने अपना काम किया है और काम के बदले में मुझे पैसे चाहिए। रुक्मिणी की आवाज में अब नफरत आ गई थी। वो काम था जो तुमने किया, वो उसे तुम काम कहते हो? दोनों के बीच बहस होने लगा। संतोष अपनी मजबूरियां गिना रहा था, रुक्मिणी अपना डर। रुक्मिणी कहने लगी कि अगर तुमने शोर मचाया तो मैं अपने गार्ड को बुला लूंगी। रुक्मिणी ने धमकाया तो वो कहता है कि बुला लो, मैं सबको बता दूंगा। संतोष भी धमकी देने लगा, हालांकि वो जानता था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। रुक्मिणी जो थी वो डर जाती है, अगर बात बाहर निकलती तो महेंद्र उसे जान से मार देता। वो भाग करके अंदर गई और अपने पर्स से कुछ नोटों की गड्डियां निकाली और उसने 20,000 रुपए गिने और संतोष के मुंह पर फेंक दिए। ये लो, बस मेरे पास इतना ही है, 20,000, मेरे पास सारा पैसा खत्म हो गया। वो चिल्ला कर बोली, अब मेरे पास कोई पैसा नहीं है और यहाँ से दफा हो जाओ तुम, और फिर दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। संतोष ने जमीन पर गिरे वो रुपए उठाए और उसकी आंखों में उस वक्त आंसू थे। ये उसकी मेहनत का नहीं बल्कि उसकी बेइज्जती का पैसा था। वो चुपचाप से वहां से चला आया था। रास्ते में वो सोचने लगा कि अगर उस दिन मैंने आंटी की बात मान लेती, अगर मैं उस रुक्मिणी के जाल में नहीं फंसता, अगर हम वो गलत काम नहीं किए होते तो आज मेरा पूरा पैसा मुझे मिल गया होता। मैं नौकर की तरह जाता और इज्जत से अपनी तनख्वाह लेकर के वापस लौटता। उसे समझ में आ गया था कि शॉर्टकट से मिला पैसा और आराम हमेशा ही बड़ी कीमत मांगता है। उसने उन पैसों को देखा, ये उसकी गलती के पैसे थे। वो सीधा अपनी चाची के घर जाता है, वहां से अपनी बहन को लिया और एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। उन्हीं रुपयों से उसने एक पुराना फलों का ठेला खरीदा। अब संतोष पूरी तरह से बदल चुका था। वो सुबह 4 बजे मंडी जाता, ताजे फल लाता और दिन भर चौराहे पर खड़ा होकर आवाज लगाता था, सेब ले लो, केले ले लो। मेहनत से अब वो कमाने लगा और खाने लगा था। शाम को जब वो 500 से 600 रुपए कमा करके घर लौटता तो उसकी बहन उसे पानी दिया करती थी। दोनों साथ बैठ करके रूखी सूखी रोटी खाते, लेकिन उस रोटी में जो सुकून था वो रुक्मिणी के घर के ऐसो आराम में भी नहीं था। संतोष अब अपनी बहन के साथ हंसी खुशी रहने लगा था। उसने सीख लिया था कि इज्जत की रोटी हराम के महल से बड़ी होती है। दोस्तों, इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी दोस्तों कहानी सुनाने का उद्देश्य केवल शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया। हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समाज में जागरूकता और समझ को बढ़ाना है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई अच्छी रोचक सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।